हेलो बच्चों, ये एक ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आ गया हूँ क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके कई सारे वीडियो देखे होंगे। उसमें सारे टीचर बता रहे हैं कि भाई एग्जामिनर पूछे तो क्या कहना है, कैसे ड्रेस मेंटेन करनी, कैसे कॉपी मेंटेन करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, इन सब पे बात हो रही है। रियल वीडियो यानी वाइवा वॉइस में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में डिटेल्ड वीडियो है, इसके अंदर मैं वाइवा वॉइस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, उस पर फोकस करके उसके आंसर्स भी आपको तेजी से बताऊंगा। तो हो जाइए तैयार रियल वीडियो के लिए। ये रियल वीडियो आपके सामने है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और छोटी सी टिप देना चाहूंगा आपको। आप जब अपना दे रहे होंगे, मैं यहां बात करता हूं, देखिए मैं इस पे लेके आता हूं आपको। तो ये यहां पर एग्जामिनर जब आपका ले रहा होगा वाइवा वॉइस, तो वहां ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आपको नहीं आता तो आप सॉरी सर कह दीजिएगा। दूसरा पूछे नहीं आता सॉरी बोलिए, तीसरा पूछे नहीं आता सॉरी बोलिए। उसके बाद नॉर्मली जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। तो आपने कोई ना कोई अच्छे से टॉपिक या चैप्टर तैयार किया होगा, वो उसको बता दीजिएगा। तो वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे और अगर उसका जवाब आप भली भांति अच्छे से दे देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, फिर घबराने की आपको बात नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य है, मतलब है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो चालाकी मत करिएगा कि उसको घुमाने लगे आप। अगर उसको घुमाने लगेंगे तो टीचर एक्सपीरियंस है वो आपको समझ जाएगा कि लड़का चालाकी कर रहा, आता है इसको कुछ नहीं, तो आप के ऊपर गाज गिर जाएगी। खैर, अब सीधे हम लोग लेके आएंगे। मैं इसको अपने को छोटा कर लेता हूं जिससे मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। ये देखिए, अब हम लोग क्योंकि फोकस करने वाले हैं यहां पर जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर, तो वो लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल का ओवरव्यू दूंगा और बहुत तेजी से आपको वाइवा वॉइस क्वेश्चन का जिक्र करता हुआ मिलूंगा। तो सेक्शन ए में यहां पे बातचीत अगर आप करें तो आपके कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं, 6 प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें से 4 करने होते हैं। तो ये शुरू के जो 3 प्रैक्टिकल यहां और करके लिखा है, तो बेसिकली 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आते हैं आपके, यानी उसको बिलोंग करते हैं। जैसे पहला प्रैक्टिकल है कि रेजिस्टिविटी 2 और 3 वायर्स की आप निकालते हैं ग्राफ राफ खींच के। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम वगैरह दिख रहा है, पूरा चर्चा हम लोग वाइवा वॉइस की करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस निकालते हैं गिवन वायर का, इस तरह से मीटर ब्रिज वगैरह जो आपका है उसकी हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से, कि अननोन रेजिस्टेंस को आप फाइंड करते हैं, बैलेंस कंडीशन वगैरह जो वीटो स्टोन वगैरह की होती है। तीसरी बात करें तो वी मीटर ब्रिज में ही आप सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 लगाते हैं और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को वेरीफाई करते हैं बेटा। फिर तीसरा का ही और करके एक एक्सपेरिमेंट मिल जाता है, तो उसमें पैरेलल में लगाते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में लगाए गए हैं। तो पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 करके वैलिडेट करते हैं। अब ये इसके लेते हैं हम लोग वाइवा वॉइस क्वेश्चन, जो मैं जहां पे फोकस करना चाह रहा हूं, जिसकी जरूरत भी आपको बहुत ज्यादा है। तो देखिए, पहला आपसे पूछ सकते हैं, यहां पे मैंने आंसर भी लिखा, पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहां पर देखिए ओमिक रेजिस्टेंस की बात की है कि ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। उनके कुछ एग्जांपल्स कह लीजिए तो जो मेटल्स होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह, जो लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं बेटा, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन की बात कर लीजिए, आप पढ़ते हैं भी पीएन जंक्शन डायोड, इसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अगले की बात करें, गिव कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। नॉन ओमिक के लिए वैक्यूम ट्यूब्स हैं, डायोड्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मिलते हैं। नंबर और बात करें, नेम सब सब्सटेंसेस हु रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मली टेम्परेचर को बढ़ाने पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेटल्स का, लेकिन पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जावे। ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है और रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड कर जो असर डालते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर।
कंडक्टेंस क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं कि कंडक्टेंस किसे आप कहोगे, तो कंडक्टेंस की सिंपल वैल्यू होती है 1/r के बराबर। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज नोन एज ए कंडक्टेंस। इसकी जो यूनिट होगी वो मो या सीमेंस के नाम से आप जानते हैं। और वाई वाइस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बिकम बैलेंस्ड। तो P/Q इज इक्वल टू R/S, ये व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन होती है बेटा। विल द इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर अफेक्ट द बैलेंस कंडीशन। जो व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन होती है उसमें सेल को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज अदला बदली कर दोगे तो क्या बैलेंस कंडीशन चेंज हो जाएगी? आंसर है जी नहीं, नहीं चेंज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव होता है? तब ज्यादा सेंसिटिव होता है जो PQRS जो रेजिस्टेंसेस है वो सेम ऑर्डर के रहे। सेम ऑर्डर के रहेंगे तो सेंसिटिविटी व्हीटस्टोन ब्रिज की बढ़ जाएगी, अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है, क्योंकि ये नल मेथड है। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर ये बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड नल मेथड है, करंट नहीं फ्लो करती गैल्वेनोमीटर में, तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है या सेल का रेजिस्टेंस है इसको इंपैक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, ये आसान हमेशा होता है चेंज को, डिफ्लेक्शन को मेजर करना। छोटे वैल्यूज को देखना डिफिकल्ट है, और चेंज तो कांटा हिला कि नहीं हिला इससे ही समझ जाते हैं हम लोग। तो ये कुछ वाइवा वॉइस थे, आगे बात करते हैं और वाइवा वॉइस की। एक्सपेरिमेंट 4 है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को पता करना। आप डिफ्लेक्शन मेथड से, मैं काफी तेजी से बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए आपके लिए। तो और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट 5 की गैल्वेनोमीटर को, इसका जो फिगर ऑफ मेरिट नोन होता है, और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना। फिर अगला एक्सपेरिमेंट और करके है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, और करके 5वां। इनके वाइवा वॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है करंट को और बहुत छोटी करंट को नापने के काम आता है, बहुत छोटी करंट को। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम है कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। व्हाई द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज जीरो इन द मिडिल। जो एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके जीरो बीच में होता है, बाकी इन दोनों तरफ मार्किंग्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, कांटा, मार्कर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है, इसलिए दोनों तरफ मार्किंग बनाई जाती है। डू वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते क्योंकि दोनों तरह डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो किसी को किसी से आप जोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाई द डिविजन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर स्केल आर इक्वली स्पेस्ड? जो गैल्वेनोमीटर की स्केल होती है, ये स्केलिंग यहां पर ये इक्वली स्पेस्ड क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि लीनियर स्केल मिलती है, मतलब जो करंट होता है वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, या ये बोल दीजिए कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है, इसलिए लीनियर स्केल मिल जाती है, यानी हर एक खाना सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बेटा। अगली बात करते हैं डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर की क्या होती है? वो क्वांटिटी ऑफ करंट जो कि वन डिवीजन को डिफ्लेक्ट करा दे गैल्वेनोमीटर में। द क्वांटिटी ऑफ करंट विच डिफ्लेक्ट्स यूनिट डिवीजन, डिफ्लेक्ट वन डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। कई किताबों में के सिंबल देते हैं, कई किताबों में कैपिटल जी देते हैं, I/अल्फा इसको बोलते हैं ना, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर डिवीजन। ये फिगर ऑफ मेरिट की बात कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर की। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की क्या होती है? तो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करता है जब हम यूनिट करंट पास करते हैं, यूनिट करंट जब पास करोगे जितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलेगा वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। करंट सेंसिटिविटी, इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, वो भी आपको आइडिया रखना चाहिए। व्हाई इज द गैल्वेनोमीटर नॉट सुटेबल टू वर्क एज ए एमीटर? वो एमीटर यानी कि नॉर्मल करंट को, बड़ी करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते हैं। कारण ये कि हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, फूक जाएगा अगर ज्यादा करंट आप पास करा देंगे, ठीक है। हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलते हैं, वो हम लगा देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है। क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलते हैं, वो हम लगा देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है एमीटर में। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एन एमीटर? बता, ये आपको मालूम नहीं होगा, कई बच्चों को नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं एम्पियर मीटर। एमीटर का पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। अच्छा, अगला, कैन वी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैन वी इंक्रीज डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर? रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई 200 वोल्ट तक नापने वाला है तो क्या 500 वोल्ट तक नापने वाला बना सकते हैं, या 200 वोल्ट को 100 वोल्ट वाला ना बना सकते हैं? आंसर है जी हां, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सुटेबल हाई रेजिस्टेंसेस को सीरीज में
लगाकर हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, और उसी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अब एमीटर की बात आती है, तो एमीटर में क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम उसकी रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें? तो आंसर है भैया, इंक्रीज तो कर पाओगे लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते हो, एमीटर की रेंज को घटा नहीं सकते हो, इंक्रीज जरूर कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। कैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड टू डिटेक्ट एन एसी करंट इन ए सर्किट? तो नहीं, गैल्वेनोमीटर को एसी करंट नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसी में क्या होता है, डायरेक्शन बदलती है। तो मान लीजिए घर वाली फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इतनी तेजी से बदलेगी कि गैल्वेनोमीटर का कांटा हिल ही नहीं पाएगा। आपको कोई एवरेज वैल्यू, क्योंकि एसी की 0 होती है ओवर 1 साइकिल, तो गैल्वेनोमीटर आप यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सी फिर यूज? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। दूसरे गैल्वेनोमीटर होते हैं एसी का करंट नापने के लिए। नॉर्मल मूविंग कॉइल एमसीजी यूज नहीं कर पाओगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर पाओगे। अगली बात सोनोमीटर का ऊपर, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन विच इज सोनोमीटर। सोनोमीटर से एसी की फ्रीक्वेंसी पता करने की बात है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। इसका वाइवा वॉइस देखते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट जो सोनोमीटर होता है उसको सोनोमीटर क्यों कहते हैं? सोनो का मतलब होता है साउंड, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का पता करने के लिए। एक्सप्रेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है? आई आरएमएस का मतलब होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, और 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 0.707 इंटू आई नॉट। तो ये आप लिख सकते हैं। वाई डज डीसी रिपेल? डीसी झटका क्यों मारती है? जो हमारे घरों में तो एसी आती है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होती है झटका इसलिए मारती है क्योंकि डीसी में सेम पोलैरिटी होती है। जब आप छू लेते हैं गलती से उसको, तो पॉजिटिव वो है और वही पॉजिटिविटी आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो दो पॉजिटिव हो गए तो आपस में रिपल करेंगे, झटका मार देती है इसलिए। ठीक। और दूसरी बात करते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट आपको चिपका लेती है। घर में अगर कहीं गलती से वायर छू जाए आपके, तो वो चिपका लेगा। कारण क्या है कि हमेशा पोलैरिटी बदलती है अल्टरनेटिंग करंट की। तो जब वो बहुत तेजी से बदलती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव करता है, लेकिन वो तब तक निगेटिव हो जाता है और आप निगेटिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लैग कर जाती है। तो वो प्लस रहा, आप प्लस रहे, वो जब माइनस हुआ तो आप उसी समय माइनस नहीं हो पाए। वो प्लस, वो माइनस और आप प्लस, तो अट्रैक्शन हो गया। इसलिए एसी चिपका लेती है। इंपॉर्टेंट है, एसी काफी डेंजरस होती है डीसी पे की अपेक्षा। स्किन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जब कंडक्टर में फ्लो करते हो तो अधिकतर वो स्किन, इसके ऊपरी सतह, सरफेस से फ्लो करना पसंद करती है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, वैसे वैसे इसकी ये स्किन वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और पूरी की पूरी अल्टरनेटिंग करंट कहां से चली जाएगी बेटा? उसकी सरफेस से पास होगी। इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अब सेक्शन बी में 9 प्रैक्टिकल्स हैं, उनको भी आगे तेजी से हम लोग देखते हैं। दो एक्सपेरिमेंट है, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट है वैल्यू ऑफ वी निकालना है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। ये एक्सपेरिमेंट पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इसकी वाइवा वॉइस पे मैं फोटो इसलिए दिखा रहा हूं कि कनेक्ट कर सकें आप। दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसके वाइवा वॉइस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर जिसके अंदर हम लोग अपना फोटो देखते हैं, फोटो देखने का मतलब 10 बार शीशा देखते होंगे इस एज में, तो आप बाल बनाते होंगे। वही एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए ड्राइविंग मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। उसका कारण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में चीजें छोटी दिखती हैं और सीधी दिखती हैं। जब छोटी दिखेंगी तो ज्यादा दिखेंगी। तो बगल में हिंदुस्तान में तो जानते हो गाय भैंसी भी चल रही होती हैं साथ साथ आपके, तो वो भी दिख जाएंगी कि कोई ठोकने वाला तो नहीं है आपको, तो इसलिए आप बच जाएंगे। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। व्हाट आर दी पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज? पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, ऐसे बना लीजिए जैसे मिरर, तो ये जो रेज होंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तेजी से बता रहा हूं, ये इसे पैरेक्सियल रेज बोलेंगे। जो इससे दूर होंगे ये मार्जिनल रेज हो जाएंगी। तो पैरेक्सियल रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं, मार्जिनल रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होती हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं पैरेक्सियल रेज, वो आपकी मिरर वगैरह पे छोटा एंगल बनाती हैं, है ना, स्मॉलर एंगल बनाती हैं। दस क्रोमेटिक एबेरेशन टेक प्लेस इन द मिरर। मिरर में क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं होता। क्रोमा मतलब कलर फैलते नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जहां होता है वहां क्रोमेटिक एबेरेशन होता है, लेंसेज में होता है। तो जो मिरर होते हैं उनके अंदर तो रिफ्रैक्शन नहीं होकर रिफ्लेक्शन होता है, तो यहां क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं मिलेगा। यहां मिलता है स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है कि जो ये जो अगर मिरर ले रहे हो, तो जो रेज पैरेक्सियल और मार्जिनल हैं, ये अलग अलग जगह
मिल जाती हैं जाके। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। इसको ठीक करने के लिए पैराबोलिक मिरर्स यूज किए जाते हैं। ये किस तरह का मिरर ले लोगे, पैराबोलिक, तो वो फोकस एक ही जगह कर जाएगी। पैराबोलिक मिरर का शेप पैराबोलिक स्टाइल में होगा। अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे। अच्छा, बाकी प्रैक्टिकल ये रहा। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ यूवी का फोकल लेंथ निकाल ले, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ निकाल ले, कॉनकेव का लेंस मेथड। ये वही लिखा है जो ग्राफ बनाएंगे, ये आप प्रैक्टिकल अंदाजा ले सकते हैं। इसके जो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, अपना फोकस है वाइवा वाइस क्वेश्चन, तो उसकी तरफ ले जा रहा हूं। व्हाट इज द टाइप ऑफ आई लेंस? आई लेंस कॉन्वेक्स होता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद करके रखिएगा, कभी भी खड़े खड़े पूछ लेगा। तो 1/f इज इक्वल टू n2 या μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस r2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का नाम लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंस बनाने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो r चेंज करके फोकल लेंथ या पावर p इज इक्वल टू 1/f ले लेते हैं जो उनको लेना चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशन द नेचर ऑफ द लेंस चेंज? नेचर ऑफ लेंस यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कब बन जाएगा? जब उसके पास का जो मीडियम होता है, ये जो मीडियम है यहाँ, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़ा है। अगर ये μ1 है और ये बेटा μ2 है, तो μ1 ये μ1 की वैल्यू अगर μ2 से आप बड़ी कर दोगे तो ये कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। एयर बबल जो होता है इनसाइड द वाटर कैसे बिहेव करता है? कॉनकेव लेंस की तरह। कई बार बोर्ड में भी आ चुका है सवाल, पकड़े रहिएगा। फिर प्रैक्टिकल 5, 6, 7 हैं आपके, जहां पर आगे चलते हैं हम लोग। इसका एलोबरेशन यहाँ है। यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालते हैं ग्राफ बनाकर आप। दूसरा, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पता करते हैं। फिर ये कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पता करते हैं। इनके वाइस क्वेश्चन यहाँ पे दो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होंगे, कॉन्वेक्स लेंस फिर कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस लिखा नहीं है तो वो 8वां नंबर हो जाएगा। तो यहाँ वाइस क्वेश्चन क्या क्या रहा? और व्हाट फैक्टर्स डज द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स? डेल्टा जो होता है एंगल ऑफ डिविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पर डिपेंड करता है, मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म उस पर डिपेंड करता है, और किस कलर की आपने लाइट यूज की है उस पर भी डिपेंड करता है। नीली पीली जैसी भी लाइट यूज करेंगे बदल जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन। What is the speciality about minimum deviation? जो मिनिमम डिविएशन होता है उसमें खास बात क्या होती है? जब प्रिज्म में आप मिनिमम डिविएशन लेते हो तो उस समय ये जो रेज होती है ये बेस के पैरेलल हो जाती है। पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ में जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर हो जाता है। मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम के समय ये इसके पैरेलल बेस के और आई बराबर आर, ये पकड़े रहिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस कब? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे। डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिपेंड्स ऑन कलर और लाइट? जी हाँ, कलर चेंज कर दोगे तो डेल्टा एम बदल जाएगा। विच कलर विल ट्रेवल फास्टर? फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट इन प्रिज्म। तो रेड कलर फास्टेस्ट होता है, वायलेट कलर स्लोएस्ट होता है। सबसे धीरे चलता है वायलेट, सबसे तेज चलता है रेड। विच कलर डिविएट्स मोस्ट प्रिज्म के अंदर? और लीस्ट। मोस्ट डिविएशन होता है वायलेट का और सबसे कम डिविएशन होता है रेड का। With all the color of light travels with same speed in a prism? प्रिज्म के अंदर सारे कलर्स की लाइट सेम स्पीड से नहीं चलती, कलर बदल दोगे तो स्पीड बदल जाएगी। Which colors have highest and smallest refractive index? किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, किसके लिए कम होगा? तो स्मॉलेस्ट होता है रेड कलर के लिए और हाईएस्ट होता है वायलेट के लिए। ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो लैम्डा रेड की ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम हो जाएगा, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। अगला प्रैक्टिकल नंबर 9। तो पीएन जंक्शन की बात करते हैं। ये जो आपके यहाँ करवाए गए होंगे कम से कम 4 प्रैक्टिकल। तो पीएन जंक्शन बनाते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं। तो इसके वाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स जो होते हैं जैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, ये हो गया। डिफाइन ए होल। होल क्या चीज होती है? ए प्लेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए होल। अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब अपनी जगह छोड़ देते हैं तो वहां बन जाता है होल। उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। डिफाइन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, और इसमें Ne बराबर NH होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और विच मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कॉमनली यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर की तरह। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम इंट्रिंसिक यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जानबूझकर हम
इम्प्योरिटी ऐड करते थे, इस जानबूझकर जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो वो इसलिए करते हैं इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ऐसे इम्प्योर कंडक्टर्स को आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हो। उसके बाद डोपिंग, मैंने बता दिया डोपिंग किसे कहते हो, जानबूझकर डेलिबरेटली आप जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट इज नोन एज ए डोपिंग, जिससे कि कंडक्टिविटी ज्यादा मिले। व्हाट इज बाइसिंग ऑफ जंक्शन? बाइसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। जब आप पीएन जंक्शन पे बैटरी लगा देते हैं तो ये बाइसिंग बोलते हैं। वोल्टेज लगा दिया ना बैटरी लगा के। अच्छा भाई, हाउ डज द बायस अफेक्ट द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो थिकनेस डिप्लीशन लेयर की है वो डिक्रीज कर जाती है, रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज कर जाती है। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज करेगी, रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज करेगी। साथ में हाउ डज द बायस इफेक्ट द जंक्शन डायोड? तो फॉरवर्ड बायस मेक जंक्शन रेजिस्टेंस लेस, फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बेटा। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जंक्शन डायोड? जंक्शन डायोड में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? मतलब है V और I के बीच में ग्राफ बनाना। हम उससे ये देखते हैं कि जब हम पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसा बिहेवियर है जंक्शन डायोड का, ये पता करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। जाते जाते याद दिला दें कि थ्योरी के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, पीसीएम के लिए और पीसीबी के लिए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के लिए भी अलग अलग है, पीसीएम भी एक साथ है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस मैंने की है और मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर मैंने लगा दिया है। तो 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आसानी से आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से फुली सॉल्व है, भटकने की जरूरत नहीं। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी आप इसको लगा लेंगे तो चिंता मुक्त हो जाएंगे। साथ में जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है वहां उस कोर्सेज में हम लोगों ने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। पूरी किताब के क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है, जिससे आप श्योर शॉट लगाने के बाद, अगर ज्यादा मेहनत करने की इच्छा है तो श्योर शॉट लगाने के बाद समय बचा पाए तो एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, एक्सरसाइज एग्जांपल, बल्ले बल्ले बहुत शानदार नंबर आएंगे। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। स्टोर सेक्शन में जाकर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, अपने हिसाब से जो भी सुटेबल है वो आप लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको रियल वीडियो लगा होगा, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।